ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तो पावर हमें पता है कि एक अनडिनाइबल फैक्टर है ह्यूमन रिलेशनशिप में, चाहे हम बात करें डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि स्ट्रगल फॉर पावर कंटिन्यूसली अलग अलग देशों के बीच में हमें देखने को मिलता है, जहां सारे अलग अलग देश नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए नेशनल पावर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूअस फिनोमिना है, इसीलिए जो पावर है इसका एवोल्यूशन जानना जरूरी हो जाता है। इससे ये भी चीज क्लियर होती है कि कौन सा देश किस हद तक अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कौन से देश के पास किस लेवल की वर्ल्ड पावर है, मेजर पावर है, माइनर पावर है, वर्ल्ड में स्टैंड करता है। नेशनल पावर एक देश की एबिलिटी या हम बोल सकते हैं कैपेबिलिटी होती है, जिसके जरिए वो अपने जो डिजायर्ड गोल होते हैं, डिजायर्ड इंटरेस्ट होते हैं, उनको वो पूरा करता है और दूसरे देशों के जो बिहेवियर होता है उसको अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेता है, सो दैट कि जो उसके अटेनमेंट है, डिजायर्ड गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको वो पूरा कर सके। और यही जो एक एबिलिटी होती है देश की, डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं। नेशनल पावर के डिटर्मिनेंट्स को हम अलग अलग तरीके से विभाजित कर सकते हैं। इसको क्लासिफिकेशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जा सकता है। मुर्गेंथो जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। और कोलंबस और जेम्स वोल्फ इनको टेंजिबल और इनटेंजिबल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। टेंजिबल में वो इंक्लूड करते हैं ज्योग्राफी, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी। और इनटेंजिबल जिनको मतलब देखा नहीं जा सकता, उसमें इंक्लूड किया जाता है आइडियोलॉजी हो गया, मोरल हो गया, लीडरशिप, पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी। मगर ये जो सारी क्लासिफिकेशंस हैं, ये मतलब एक तरीके से हमें आर्बिट्रेरी भी लगती है। और इसीलिए हम इनको क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करते हैं, इसीलिए हम इनको मतलब इन डिवीजन्स में नहीं स्टडी करेंगे, एक तरीके से मतलब एज अ होल ही इनको रीड करेंगे। तो सबसे पहले आएगा ज्योग्राफी, देन नेचुरल रिसोर्सेज, देन पॉपुलेशन, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री preparedness, ideology, leadership, organization and quality of government, national character and morale and diplomacy। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी को सबसे स्टेबल, परमानेंट और नेचुरल एलिमेंट माना जाता है। और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना है कि जो ज्योग्राफी होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर डिटर्मिनेंट का रोल प्ले करती है। नेपोलियन का मानना है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो ज्योग्राफी से ही डिसाइड होती है। हालांकि ये उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी एग्जैजरेट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। और आज के समय में बात की जाए प्रेजेंट वर्ल्ड में, तो बेसिक नॉलेज पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की होना बहुत जरूरी होती है। इसके साथ साथ हम ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे मैप्स, साइज, लोकेशन, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड बाउंड्री ऑफ अ नेशन। मैप्स देशों के द्वारा यूज किए जाते हैं उनकी अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि जैसे इंडिया और चीनों के बीच जब डिस्प्यूट था, तो वो डिस्प्यूट किस चीज को लेके था? वो डिस्प्यूट मैप को ही लेके था, क्योंकि जो चाइना था वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता था। और कई बार हम देखते हैं कि जो बड़ा साइज होता है किसी देश का, मतलब उनको बड़े स्केल पे जो पॉपुलेशन होती है उसको अकोमोडेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। देन जितना बड़ा प्लेस होगा, एरिया होगा, उतने ही चांसेस ज्यादा होते हैं कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा हो। मगर साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जैसे अगर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अगर सोवियत यूनियन एक तरफ मतलब स्टैंड कर रहा था, सोशलिस्ट कंट्री को लीड कर रहा था, तो उसका कारण यही था कि जो रशिया था उसके पास बहुत बड़ा एरिया था और रशिया एक्चुअली सोवियत यूनियन को लीड कर रहा था। तो उसका जो क्लेम का कारण था वो सबसे जरूरी यही था कि उसके पास साइज बहुत बड़ा था। और हम देखते हैं कि बहुत बार जो बड़ा एरिया है ये हमें हेल्प भी करता है, मगर कई बार यही हमारे लिए समस्या का भी काम करता है। अगर मान लो दो देशों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में बड़ा जो एरिया होगा वो टेंशन का कारण बनता है। मतलब कि ऑब्वियसली बात है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री पे जितना बड़ा एरिया होगा, दो देशों के बीच में टेंशन है, तो
उसको मैनेज करने के लिए उतनी बड़ी फोर्स की भी रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता कि बड़ा एरिया जो है, वो हमेशा देशों के लिए हेल्पफुल रहता है। क्योंकि हमारे पास आज के समय में ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है, जो मतलब बहुत बड़ा एरिया होने के बावजूद भी पूरी दुनिया पे मतलब जैसी पहचान अमेरिका जैसे देश की है, वैसी हमें इनकी नहीं देखने को मिलती। लोकेशन में हम देखते हैं कि क्या देश के पास ये पोटेंशियल है कि क्या वो नेवल पावर बन सकता है या नहीं। इंग्लैंड के पास नेवल पावर इसीलिए उनकी स्ट्रांग बनी थी क्योंकि वो मतलब उनके साथ सी लगते थे, और इंपीरियल पावर के रूप में वो बाद में उभर के आता है। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान भी हमें देखने को मिलता है कि एक मेजर शिप बिल्डिंग नेशन है, और कोल्ड वॉर के दौरान जो जर्मनी था, इसका जो रोल था वो बहुत प्रोमिनेंट था, दोनों दोनों के लिए, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो लोकेशन होती है, ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करता है किसी भी देश के लिए। एक जेन्युइन क्लाइमेट जो होता है, वो भी किसी देश के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी नेशनल पावर को डिटरमाइन करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि जैसे इंडिया है, तो इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि भारत में मानसून समय सही समय पर आ रहा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मान लो क्लाइमेट ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो ऐसे में अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो रहती है देश के लिए, तो नेशनल स्ट्रेंथ जो है वो एक तरीके से जैसे रिक्वायर्ड होती है वैसे इंक्रीज होते हुए हमें नहीं देखने को मिलती। टोपोग्राफी में हम देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति जो होती है एक पर्टिकुलर कंट्री की, वहाँ पे जो भूभाग होता है उसकी बात की जाती है, यानी कि जो प्लेस होता है उसकी डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे बात की जाती है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं मतलब अ, जो टोपोग्राफी होती है वो देश को ऑफेंस, डिफेंस और ग्रोथ में काफी हेल्प करती है। और मतलब आर्टिफिशियल बाउंड्रीज होती हैं तो कई बार वो मतलब दिक्कत का काम करती हैं। अगर मान लो एकदम सीधी बाउंड्री है, तो वो हेल्प करती है देशों को मतलब प्रोटेक्ट करने में। अगर मान लो आर्टिफिशियल बाउंड्री में मतलब किसी तरह का इशू नहीं है, तो फिर कोई इशू नहीं है, जो कि मतलब मैन मेड बाउंड्री होती है। और कई बार ऐसे भी प्लेसेस होते हैं टोपोग्राफी, जो मतलब कि किसी देश के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें इंग्लिश चैनल की, तो वो इंग्लैंड के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करता है। अगर किसी देश की बाउंड्री किसी देश के साथ जो लगती है बहुत छोटी है, तो मान के चलो वो एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन का काम करती है, कोऑपरेटिव रिलेशन का काम करती है। अगर मान लो एक देश की दूसरे देश के साथ जो बाउंड्रीज लग रही है वो अनडिफाइंड है या डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज है, तो एक तरीके से कंफ्लिक्ट जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है उस देश के साथ। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया चाइना की, इसराइल और अरब की। ये बाउंड्री ही होती है जिसको ध्यान में रख के देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो निर्धारित होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ, जब सोवियत यूनियन था तो उसके साथ हमारी थी प्रोक्सिमिटी, और दूसरी तरफ हमारी मतलब काफी डिस्टेंस पे यूएसए था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। और एक तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी नियरनेस थी वो सोवियत यूनियन की तरफ हमें देखने को मिलती है। आज के समय में अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान के जो मतलब डिस्टर्बिंग रिलेशंस हैं, या इंडिया सीनो वॉर की रिलेशंस की बात करें, तो उसके कारण भी हम देखेंगे कि ये मतलब बाउंड्री के साथ जो हमारी मतलब नियरनेस जो है वही कारण बनते हैं। एंड देन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है, दोनों तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल किसी भी देश के। सेकंड नेचुरल सेकंड जो एलिमेंट है वो है नेचुरल रिसोर्स। तो हम देखते हैं कि जिस देश के पास जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो एक तरीके से अपनी डोमिनेंस इंटरनेशनल लेवल पे उसी हिसाब से बहुत ज्यादा बना के रखने में कामयाब रहता है। और आज के समय में हम बोल सकते हैं कि कोई भी देश मतलब अपनी नेशनल पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता अगर उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की मतलब एक्सेस हमें नहीं देखने को मिलती। मतलब जो इंडस्ट्रियल और मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है किसी देश की, वो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए जो आज के समय में अपनी डोमिनेंस बना के बैठा हुआ है, एक तरीके से जो सुपर पावर के नाम से वो जाना जाता है, तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज जो उसको मिलते हैं अपनी धरती से, उसका रोल जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो पामर एंड पर्किंस ने 5 फर्दर इसकी डिवीजन की है: रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, मीन्स ऑफ इंडस्ट्रियल पावर, फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन।
रॉ मटेरियल जो होता है, इसको अभी फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके सब डिविजन्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, मिनरल्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल जो होता है, वो देश की जो फॉरेन पॉलिसी होता है, उसको भी बहुत प्रभावित करता है। आज के समय में अगर कोई देश ये सोचता है कि विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन वो मतलब बहुत अच्छे से वर्ल्ड पे राज कर लेगा, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं देख लगता। सुपर पावर बनने के लिए बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी होता है। और जो रॉ मटेरियल होता है देश के लिए सोर्स ऑफ पावर का काम करता है। आज के समय में अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस पूरी दुनिया में देखते हैं, तो उसका कारण है कि उसके पास मिनरल की बहुतांत है। मतलब कि वो इसी के कारण आज के समय में, क्योंकि इंडस्ट्री उसकी अच्छी है और मिलिट्री को स्ट्रेंथ को देने में कामयाब रहता है। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि सोर्सेस होने के बावजूद भी अगर उसका सही से इस्तेमाल ना हो सके, तो शायद उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज होना भी बहुत जरूरी होता है। और हमने बहुत सारे ऐसे भी देश देखे हैं एग्जांपल के लिए कि मतलब हालांकि अपने तो नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज तो उनके पास नहीं है, बट वो उनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करता है, और जिसके कारण एक तरीके से वो अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है। फूड का भी रोल बहुत बड़ा रहता है। जैसे बोला जाता है ना कि मतलब खाली पेट तो भगवान की पूजा भी नहीं की जा सकती। इसी तरीके से नेशनल पावर जो है, उसको डिटरमाइन करने के लिए फूड का रोल हमें देखने को मिलता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं 21st सेंचुरी में अगर किसी देश के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है, तो वो फूड की शॉर्टेज जो है वो हो सकती है। तो सफिशिएंट फूड जो है वो किसी देश के लिए, देश में होना एक तरीके से वरदान की तरह साबित होता है। अगर मान लो किसी देश में फूड की शॉर्टेज है और वो सपने देखता है नेशनल सुपर पावर या वर्ल्ड पावर बनने की, तो ये मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं हो सकती। मतलब एक स्कीम थी PL 480, उसके तहत भारत को मतलब फूड जो है वो अमेरिका से मिलता था। तो 1960 या 70s का जो दशक था, वहां पर हम देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के जब रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो ये जो सप्लाई थी अमेरिका की तरफ से बंद कर दी जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो 5 ईयर प्लान थे, तो जो 7th 5 ईयर प्लान है, फिर उसमें भारत की तरफ से फूड के ऊपर मेजरली फोकस किया गया था। एंड देन जब सोवियत यूनियन जो है, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो वहां पे देखने को मिलता है कि वहां पे भी फूड की जो शॉर्टेज है बड़े स्केल के सामने उभर के आती है। देन फूड एंड मिलिट्री पावर। तो जो मिलिट्री पावर होती है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो होती है, किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। और जब मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात की जाती है, तो उसमें फूड की सप्लाई जो है, इसका भी रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बोला जाता है ना कि आर्मीज ट्रेवल ऑन देयर स्टमक, मतलब एक तरीके से अच्छी खासी सेहत है, खाया पिया है, तो अच्छे से मतलब वो तैयार होते हैं एक तरीके से वॉर के लिए। तो इसीलिए जो फूड की मतलब एक्सेस होती है, अच्छी मात्रा में अवेलेबल होना, तो एक तरीके से नेशनल पावर को इंक्रीज करने का काम करता है। फूड जो होता है वो एक इनसेपरेबल फैक्टर होता है, यानी कि ये हमें देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसी के साथ कनेक्टेड होता है। जब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्शन की, उसके लिए हमें चाहिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी चाहिए। और जो मैन पावर होती है, ये डिपेंड मतलब बड़े स्केल पे किसके ऊपर डिपेंड करती है? फूड प्रोडक्शन के ऊपर। और जो फूड प्रोडक्शन है, ये डिपेंड करती है ह्यूमन एफर्ट्स के ऊपर। तो जो एबिलिटी होती है टू यूटिलाइज सी फूड, जो सी फूड होता है, उसका भी इस्तेमाल करके जो फूड की समस्या है उसको खत्म किया जा सकता है। गुड एंड सेल्फ सफिशिएंट फूड जो होता है, मतलब एक तरीके से किसी भी देश के लिए सोर्स ऑफ पावर का काम करता है। इसी तरीके से अगर मान लो किसी देश में शॉर्टेज आती है, तो वो उस देश के लिए समस्या बन के सामने आती है। नेक्स्ट डिटर्मिंड है नेशनल पावर का पॉपुलेशन। तो जो मैन पावर होती है, वो भी एक सोर्स ऑफ नेशनल पावर काउंट होता है। जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन की, या एक देश की दूसरे देश के साथ जब फाइट हो रही है, तो तब हमें मैन का पावर की रिक्वायरमेंट बड़े स्केल पे होती है। देश में अगर हम चाहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसके लिए भी हमें मैन पावर की जरूरत होती है। प्रोडक्शन जैसे देश में हो रही है, तो उसके लिए मतलब मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही रहेगी। चाहे आज के टाइम में हम देखते हैं कि मशीनी युग बोला जाता है कि मगर बावजूद इसके भी हम देखते हैं कि मशीनों को चलाने के लिए भी इंसानों की जो जरूरत है वो कंटिन्यूअसली बनी रहती है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो बड़ी जनसंख्या होती है देश के लिए
सिरदर्दी का काम करती है। अगर देश के पास सही मात्रा में रिसोर्सेज नहीं है तो निश्चित तौर पे वो देश के लिए समस्या का काम करती है। ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि जो देश की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो क्वालिटी वाइज कहाँ पे स्टैंड करती है, क्वांटिटी वाइज कहाँ पे स्टैंड करती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि देश की जो पॉपुलेशन है वो डेडिकेटेड होनी चाहिए, वेल डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग बाय नेचर, हेल्दी होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। और इन केस अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वो है अनहेल्दी, अनएम्प्लॉयड, लेजी, अनस्किल्ड, इलिटरेट या इग्नोरेंट है, तो एक तरीके से वो देश की नेशनल पावर को इंक्रीज करने में किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। कहीं ना कहीं मतलब ये हमारे देश की सच्चाई है। लार्ज पॉपुलेशन किसी देश के लिए सोर्स ऑफ वीकनेस है या फिर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, ये डिपेंड करता है देश के ऊपर, यानी कि उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके लिए जरूरी है कि मतलब उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए, तो लेवल स्टैंडर्ड जो है लिविंग उसको मतलब सामने लेके आया जाए, उसका जो टैलेंट है उसको सामने लेके आया जाए, एनर्जेटिक होना चाहिए, मतलब कि वो कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। बात करें अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो वो किसी भी देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर होता है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही जरिया बनता है देश की जो मिलिट्री पावर होती है उसको इंक्रीज करने का। अगर हम चाहते हैं कि देश में वेलफेयर स्कीम्स को चलाएं, देश की प्रोस्पेरिटी की अगर बात करते हैं, एनलाइटमेंट ऑफ द पीपल की बात करते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि जो देश की इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से मतलब अच्छे स्केल पे होनी चाहिए। ये ना हो कि मतलब इकोनॉमी देश की डगमगा रही हो और हमारे पास पैसा भी ना हो अच्छे से देश को मैनेज करने के लिए। अगर मान लो देश में पावर्टी है, तो मान के चलो कि देश की जो नेशनल पावर है वो ऑटोमेटिकली लिमिट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर हम अपनी जरूरतें ही जो है उनको ही नहीं पूरा कर पा रहे। तो हमने मतलब देखा भी है कि जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, एक तरीके से उनकी डिपेंडेंसी किनके ऊपर देखने को मिलती थी, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। और उसका कारण यही था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी इन देशों के पास नहीं थी। बात की जाए अगर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की, तो हम देखते हैं कि जहां जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहां वहां पे जो सिचुएशन है, आर्थिक सिचुएशन बहुत ही अच्छी हो चुकी है। इनकी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन की, यूके की, फ्रांस, जापान, जर्मनी की। तो मतलब ये सारे देशों को इंडस्ट्री मतलब हाईली स्किल्ड कंट्री माना जाता है। और इसका कारण यही है कि मतलब यहाँ पे मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो काफी पहले हो चुका है। देन जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होती है एंड इकोनॉमिक मिलिट्री पावर होती है, तो इसका रोल जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। कि हम देख सकते हैं कि जैसे डिफेंस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है बजट में, जब डिफेंस को कितना शेयर मिल रहा है तो हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यूएस जैसे देश की, चाइना जैसे देश की, तो ये मतलब बहुत बड़ी अमाउंट जो है ये डिफेंस के लिए रिजर्व करके रखते हैं। एक तरीके से जो डिफेंस के लिए नए नए हथियार लाने हैं तो वहां पे ये अच्छे से मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जरूरी भी होता है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके से हेल्प करता है कि हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो नए एडवांस तरीकों से कर सके। तो मर्गेंथाउ जो है वो एम्फसाइज देते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो होती है, ये दोनों नेशनल पावर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गई, देन नो हाउ ऑफ द वर्किंग मैन, देन स्किल्स ऑफ द इंजीनियर, इन्वेंटिव जीनियस ऑफ द साइंटिस्ट एंड मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इन सभी का रोल बहुत जरूरी होता है देश की नेशनल पावर को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी। बात करें अगर टेक्नोलॉजी की, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके लिए फंक्शन करती है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये एक एबिलिटी होती है टू यूज साइंटिफिक इन्वेंशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम देखते हैं कि एडवांस जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होती है कि वो सोसाइटी में एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए, एक देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। आज हम जो यूएसए की पोजीशन देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आज के समय में यूएसए की डोमिनेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपिंग नेशंस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियर पावर जो है, जब
यूएस ने पहली बार जापान के ऊपर बम फेंके थे, हिरोशिमा नागासाकी, न्यूक्लियर पावर, तो उस वक्त उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड पे यूएस की जो डोमिनेंस है वो हमें देखने को मिलती है। एंड देन रशिया ने जब न्यूक्लियर पावर बना ली थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए थे 1949 में, तो उसके बाद इन दोनों के बीच मतलब पावर मोनोपोली ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है हमें देखने को मिलती है। और मतलब इसीलिए बोला जाता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है उसका रोल जो है किसी की भी देश की जो डोमिनेंस होती है एट इंटरनेशनल लेवल, उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। और इसके लिए मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो देश के लोग हैं वो प्रिपेयर्ड रहें। मतलब हर एक जो एक तरीके से बोला जाता है ना कि हर एक जो फैक्टर होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करना, जो पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, शायद जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं फिलहाल के लिए उनकी जो कंडीशन है वो ऐसी हमें नहीं देखने को मिलती। जो टेक्नोलॉजी होती है इसको बोला जाता है कि इट इज अ की टू सेल्फ डेवलपमेंट। किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है वो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात करें, या फिर हम बात करें ऑल अराउंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, तो कैन इट कैन बी रियली पॉसिबल ओनली व्हेन अ नेशन हैज एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। So ability to achieve through self efforts is a bigger source of a strength than the capacity to import know-how from abroad. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। जब हम बात करते हैं मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की तो इसमें हम देखते हैं कि तीन फैक्टर बहुत डोमिनेट करते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो वॉर टेक्नोलॉजी है हमारे पास किस स्तर की है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है हमारे देश की वो किस स्तर की हमें देखने को मिलती है। एंड देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सोल्जर, यानी कि नंबर वाइज हम कंप्लीट हैं और उनके पास जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होती है एक वॉर के लिए, प्रिपेयर्डनेस जो होती है या ड्यूरिंग वॉर, उसके लिए मतलब वो पोटेंशियल कैपेसिटी है सोल्जर्स के पास या नहीं। किसी देश की जो आइडियोलॉजी होती है उसका जो रोल होता है नेशनल पावर को बिल्ड करने के लिए, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसा कि बोला जाता है कि जो एक कलम की ताकत होती है, जो तलवार की ताकत है उससे कहीं ज्यादा होती है। इसी तरह जो देश की सरकारों के द्वारा जो विचारधारा अपनाई होती जाती है वो भी बहुत सारे देशों के साथ उसे जोड़ने का काम करती है। हम देखते हैं कि जब कम्युनिज्म काफी बड़े स्तर पे फैल रहा था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो उस समय जो कम्युनिस्ट कंट्री थी कम्युनिज्म के कारण ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। भारत जो है इसने बाद में जो रास्ता अपनाया था वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का अपनाया था। तो यही वजह है कि भारत के, चाहे हम बात करें वेस्ट यूरोप या चाहे हम बात करें ईस्ट यूरोप, यानी कि यहाँ पर दोनों जगह पे अलग अलग आइडियोलॉजीज हमें देखने को मिलती थी, मगर भारत ने जो विचार अपनाए उसकी बदौलत हम देखते हैं कि भारत के दोनों तरफ अच्छे संबंध कायम होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जो यूएसएसआर था उन्होंने भी अपनी आइडियोलॉजी में बड़े चेंजेस किए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, और उसी की बदौलत हम देखते हैं कि अमेरिका के और यूएसएसआर के जो रिलेशन थे वो एस्टेब्लिश होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं। मगर कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आती है कि जब कोई देश जो है गलत आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है तो उसका नतीजा जो होता है वो देश के लोगों को भी कई बार भुगतना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे जर्मनी है तो वहां पे नाजी नाजिज्म को अपना लिया गया था हिटलर के द्वारा। एंड देन इटली भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मुसोलिनी ने फासिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो ऐसी जो आइडियोलॉजी होती है वो देश के इंटरेस्ट को प्रमोट करने का कभी भी काम नहीं करती। प्रेजेंट टाइम पीरियड जो चल रहा है मैक्सिमम कंट्री वहां पे जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, जो आइडियोलॉजी होती है उसको साइड पे रखा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक अच्छी लीडरशिप को देश की नेशनल पावर की अ, मतलब अच्छे से समझ होती है। हम देखेंगे कि जहां पर अच्छे लीडर हैं देश के, उनको पता है कि देश के जो रिसोर्सेस हैं, देश के जो रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, मिलिट्री पावर है, या देश की जो विचारधारा है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक तरीके से मतलब बोल सकते हैं कि जो लीडर होंगे वो देश को रन करने का काम करते हैं, यानी कि पूरे देश की नजर जो होती है वो देश के
लीडर पर होती है, उसकी इंटरनेशनल इमेज कैसी है, उसकी नेशनल इमेज कैसी है, देश की सरकार को किस तरीके से चलाना है, क्या कि उसके कंप्लीट मैंडेट उसके पास है या नहीं, पूरी जो मतलब जो मिनिस्ट्री है उसका पूरा समर्थन करती है या नहीं करती है। सिविल एंड मिलिट्री प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर। जो भी देश के सिविल या मिलिट्री डिसीजन होते हैं, ये भी देश के लीडर्स के ही डिसीजन होते हैं कि मतलब हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसी मतलब एक एग्जांपल है कि क्या ऐसे काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो देश होता है उसका जो लीडर होगा वही डिसाइड करता है कि हमें किन के साथ रिलेशनशिप अपने मेंटेन करने हैं या नहीं करने हैं। एक अच्छा लीडर जो होता है वो देश के जो युवा होते हैं उनके लिए एक उम्मीद का कारण बनता है। जो लोग होते हैं अपने देश के जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम देख सकते हैं कि जो गोरबाचव थे यूएसएसआर के प्रीमियर, वो ही एक कारण बने थे कि हमें यूएसएसआर में पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि अगर मान लो अच्छे लीडर नहीं है देश में, तो देश की जो नेशनल पावर है उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो उनको समझ नहीं आती। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेशनल पावर होती है इट इज अ पोजेशन ऑफ अ जेन्युइन लीडर्स। ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि जो देश की सरकार है वो संगठित तरीके से काम कर रही है। बात करें अगर देश के मटेरियल की और ह्यूमन रिसोर्सेज की, अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करती तो फिर देश में जो मटेरियल है, देश के जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा और देश अपनी नेशनल पावर को मेंटेन नहीं कर सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट ही होती है जो कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट के बीच में बना के चलती है और अपना जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको सिक्योर करने की कंटिन्यूस कोशिश करते हुए हमें देखने को मिलती है। इन केस लैक ऑफ ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट इट में हार्म नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हार्म हो सकते हैं, जो नेशनल पावर है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है। हमने देखा है बहुत सारे देशों में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए नहीं देखने को मिलती, जिसका नतीजा क्या होता है कि पाकिस्तान जैसे देश में आर्मी रूल हमने कई बार देखा है। फिर हमने जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिलती है तो उनके जो फर्स्ट पीएम थे, जिन फर्स्ट फाउंडिंग फादर थे जो बांग्लादेश के, उन उनके उनको मतलब उनका मर्डर हो जाता है 1975 में। और उसके बाद हम देखते हैं कि तख्ता पलट हो जाता है, आर्मी शासन वहां पे भी देखने को मिलता है। हम नेपाल की भी एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि वहां पर कंटिन्यूसली हमें अनऑर्गेनाइज जो है वो गवर्नमेंट का तरीका काम करने का तरीका देखने को मिलता है। इसीलिए वहां पे भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। रिसेंटली हमने म्यांमार में देखा, वहां पे भी हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज होने के कारण जो गवर्नमेंट है अपने आप को प्रूव नहीं कहीं ना कर पाई और कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा लेते हुए वहां पे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। नेक्स्ट है नेशनल कैरेक्टर एंड मोराल। तो इसमें देखा जाता है जब हम बात करते हैं नेशनल कैरेक्टर की, जो कि एक इंटेंजिबल एलिमेंट है नेशनल पावर का, कि लोगों की पहचान, देश के जो लोग हैं उनकी पहचान किस चीज से होती है। और वो चीज जो होती है वो हमारी नेशनल पावर को बहुत बड़े स्तर पे इन्फ्लुएंस करती है। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। जैसे रशियंस जो होते हैं वो अपनी मजबूती के लिए, स्टर्डीनेस, हार्ड वर्किंग नेचर जो है उसके लिए जाने जाते हैं। बात की जाए अगर ब्रिटिशर्स की, तो वो अपने अनडोगमेटिक नेचर जो होते हैं यानी कि ओपन माइंडेड काफी होते हैं वो। अमेरिकन की बात की जाए तो वो इन्वेंशंस के लिए काफी जाने जाते हैं कि वहां पे इन्वेंशंस काफी होती हैं, इनिशिएटिव लेने में वो आगे होते हैं, वो बहुत एडवेंचरस होते हैं। जर्मन लोगों की बात की जाए तो वो डिसिप्लिन होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, मतलब काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। जापानीज लोगों की बात की जाए तो जब अमेरिका ने उनके ऊपर जब उनके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फेंका तो उसके बाद वो मतलब काफी ज्यादा यूनाइट हो गए वहां के लोग। और आज के समय में हम देखें कि जो नेशनलिज्म की स्पिरिट है वहां पे बहुत बड़े स्केल पे देखने को मिलती है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के जो लोग हैं वो मतलब आइडियलिस्ट होते हैं, टॉलरेंट काफी होते हैं। और जो इंडिया का जो रिच ट्रेडिशनल कल्चर है इसमें काफी विश्वास है। चाइनीज लोग हैं, उनका मतलब कॉस्मिक अनचेंजेबिलिटी में विश्वास होता है, मतलब कोई बहुत ज्यादा चेंज जो है उसमें विश्वास नहीं करते, परमानेंट सा मानते हैं। तो ये एक तरीके से ना देश के ऊपर टैग लगा होता है, तो वो भी मतलब नेशनल पावर का काम करता है। नेक्स्ट इसी के साथ है नेशनल मोराल। तो नेशनल मोराल यानी कि देश का हौसला किस स्तर पे है। तो इससे भी मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो
देश के लोगों की जो सपोर्ट होती है अपने लीडर को, उससे पता लगता है कि देश के लोगों का हौसला जो है वो कहाँ पर है। कहने का मतलब, अगर मान लो देश में सरकार जो है माइनॉरिटी में है, यानी कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, तो एक तरीके का जो लोगों का मोराल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर हाई रेटेड नहीं है। और अगर मतलब एक ही मतलब जगह पे वो पूरा अपना पोटेंशियल एक ही साइड पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब नेशनल मोराल जो है वो काफी अच्छे स्केल पे हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें जो देश के एक्सपीरियंसेस बड़े बड़े रहे हैं, तो वो किस तरीके के रहे हैं, तो जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा कि इंडिया ने 1962 में चाइना के साथ वॉर लड़ी, जहां पे भारत का बुरा एक्सपीरियंस रहता है। फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान को हराया 1965 में, 1971 में, 1998 में। तो ये मतलब इंडिया के जो मोराल था भारत का, उसको बढ़ाने में काफी इसने हेल्प की। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर जब भारत के पास आती है, तो वहाँ वो भी एक जरिया बनता है जहाँ पे भारत की जो मतलब नेशनल मोराल था वो भी काफी ऊपर जाता है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो लोगों में मतलब बहुत प्रोत्साहन है। तो एक तरीके से ये चीजें बताती है कि नेशनल मोराल जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। आगे हम बात करेंगे डिप्लोमेसी की। तो जो क्वालिटी डिप्लोमेटिक रिलेशन जब दूसरे देशों के साथ बिल्ड किए जाते हैं, कूटनीतिक संबंध, तो एक तरीके से इसके जरिए भी हम अपनी नेशनल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। इनफैक्ट नेशनल मुर्गेंथाउ तो इसको बोलते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट दो अनस्टेबल एलिमेंट। और जो डिप्लोमेसी होती है इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ नेशनल पावर। तो डिप्लोमेसी एक जरिया होता है कि अगर हाई क्वालिटी डिप्लोमेसी हमें देखने को मिलती है, तो कोई भी देश अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मीन्स एंड एंड्स को इजिली अचीव कर सकता है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि अगर एक देश की अच्छी डिप्लोमेसी है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी इमेज बना के हमें देखने को मिलता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इंडिया की ही। तो जब आर्टिकल 370 को इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्रोगेट किया, और उस वक्त हमने देखा कि मतलब बहुत सारी मेजोरिटी जो मुस्लिम कंट्री थी उन्होंने इंडिया का विरोध नहीं किया, और जो पाकिस्तान था वो मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो मुस्लिम वर्ल्ड था उसके पास जा रहा था, मगर उसको अनकंडीशनल सपोर्ट हमने देखा जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था उनको नहीं मिली। और मतलब बावजूद इसके भी हमने देखा कि अरब कंट्रीज के साथ या इंडोनेशिया जैसा देश था, वहाँ पे बहुत ही अच्छे मतलब हमारा जो रिलेशन है आज भी मेंटेन हमें देखने को मिलता है। तो द वे पीएम विजिट अदर हेड ऑफ द पीएम जो होते हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं, और बाकी जो हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट होते हैं उनके जो मतलब वे ऑफ मीटिंग होता है, उसमें पता लगता है कि कहाँ पर हमारे देश की जो डिप्लोमेसी है स्टैंड करती है। तो जो डिप्लोमेसी होती है इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है नेशनल स्ट्रेंथ जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए। सो आगे अगर हम कंक्लूजन पे जाएं इस टॉपिक के, तो हम बोल सकते हैं कि जो नेशनल पावर होती है, बहुत सारे थिंकरों का मानना है कि मतलब परमानेंट होते हैं इसके एलिमेंट, कुछ टेम्पररी होते हैं, कईयों ने इसको टेंजिबल इंटेंजिबल में माना। मगर वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो चाहे ज्योग्राफी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, पॉपुलेशन हो, आइडियोलॉजी हो देश की, नेशनल कैरेक्टर हो, नेशनल मोरल हो, लीडरशिप हो देश की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, या फिर हम डिप्लोमेसी की ही बात करें, इन सभी के बीच में इंटरकनेक्शन होता है। हेंस दिस इंटरकनेक्शन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ignorance of one element may cause damage to other elements. So this is all about today's lecture. Have a good day.